Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and guys as usually हम लोग आपके टारगेट जून 2023 में इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होने वाले हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आपके इंडिविजुअली टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड है। एंड अगर हम बात करें, इससे पहले भी हम 3 सेशंस में PYQs को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिनसे कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, आपको उनसे हेल्प मिलेगी। वो भी 5 पार्ट्स में है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी यूनिट 2 की तरफ पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके दिसंबर 2014 में आए थे, ठीक है। देखिए, शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जब टीचिंग हो रही होती है, जब शिक्षण हो रहा होता है, उस टाइम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको कैसे पार्टिसिपेट करवा सकते हो। व्याख्यान विधि, अगर आप व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को उपस्थित करा सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन करा सकते हैं, या फिर आप प्रदर्शन विधि का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं, या फिर आप आगमनात्मक विधि का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप पाठ्यपुस्तक विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो व्याख्यान विधि है ये क्या है, आपका एक लेक्चर मेथड है। और अगर हम लेक्चर मेथड की बात करें तो इसको खुद में ही कहा जाता है कि ये क्या होता है, बोरिंग होता है। क्योंकि इस लेक्चर मेथड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके पैसिव। कैसे होते हैं? पैसिव लर्नर्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिव रोल रहता है वो किसका रहता है, टीचर का रहता है। और जैसा कि हमें पता है, अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली की बात करें अभी की, तो अभी की शिक्षा प्रणाली में जो स्टूडेंट है उसको सेंटर में रखा गया है, वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेक्चर मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लेक्चर मेथड में स्टूडेंट तो जो है वो पैसिव हो रहा है और एक्टिव रोल टीचर का रह रहा है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब स्टूडेंट पैसिव होंगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। नेक्स्ट है आपका आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि का मतलब होता है कि पहले आप किसी भी संप्रत्य जो आप पढ़ा रहे हो उसके आप क्या देंगे, उदाहरण देंगे। उदाहरण के बाद आप जाएंगे नियम पर, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपको, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके हायर एजुकेशन की, यानी कि आप कह सकते हो उच्च शिक्षा की बात हो रही है। तो उच्च शिक्षा में क्या है कि आप पहले उदाहरण देंगे और फिर नियम की तरफ जाएंगे। तो इससे भी आप स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो सुनिश्चित नहीं कर सकते। वो आगमनात्मक विधि अच्छी विधि मानी जाती है कि आप पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है आपके लोअर लेवल पर, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं, क्यूरियोस्टिक हो जाते हैं उदाहरण सुनकर नियम जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगमनात्मक विधि भी नहीं रहेगा। दूसरा पाठ्यपुस्तक विधि, तो इट्स ऑल्सो रीडिंग अ टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो जस्ट अ बोरिंग थिंग। मतलब आप जब खुद, मतलब ये भी आपको पैसिव बनाता है कहीं ना कहीं, इवन दो आप खुद से ही रीड कर रहे होते हैं, बट स्टिल क्या होता है कि आपको जो भी कंसेप्ट होते हैं, जो भी संप्रत्य होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए जो आपका बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर मेथड रहेगा छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, वो रहेगा आपका प्रदर्शन विधि, ठीक है। जब आप उन्हें प्रदर्शित करके दिखाओगे कुछ, मतलब मान लीजिए अगर आप पर्यावरण शब्द पढ़ा रहे हैं, अगर आप पर्यावरण का कोई भी संप्रत्य पढ़ा रहे हैं, तो आपको बच्चों को आउटसाइड के एनवायरनमेंट से लिंक करना होगा। तो जब वो पर्यावरण देखेंगे तो
वो जो है यहाँ पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रोल रहेगा। प्रदर्शन विधि में हम एक और कॉमन थिंग यूज़ कर सकते हैं बात, क्योंकि आपके हायर एजुकेशन की है, तो एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रैक्टिकल। अब ये जो प्रैक्टिकल होंगे जहाँ पर बच्चा खुद ही सॉल्यूशन बना रहा है, खुद उसको चेक कर रहा है, खुद उसके रिजल्ट्स कर रहा है, कैसा है, एक्टिव है। और आपने देखा होगा अपनी क्लासेस में भी कि आप लोग थियरी क्लास से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट क्लास को जो है वो एंजॉय करते हो। तो वही कि आपको यहाँ पर प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करना है अगर आपको अधिकतम भागीदारी जो है वो संभव करनी है छात्रों की। नेक्स्ट है आपका नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जो नैदानिक मूल्यांकन होता है इसको इंग्लिश में रेमीडियल टीचिंग कहा जाता है। तो ये जो रेमीडियल टीचिंग होती है ये क्या सुनिश्चित करती है कि निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन क्या है, तो ऐसा नहीं है। निर्देशों की शुरुआत जब आप कर रहे हो उस टाइम पर छात्रों का क्या प्रदर्शन है, ये नैदानिक रेमीडियल टीचिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। निर्देशों के दौरान सीखने की प्रगति और विफलताएं, तो ये भी नहीं है। अंत में निर्देशों की उपलब्धि की डिग्री, तो आपको भैया उपलब्धि की डिग्री यहाँ पर नहीं निकालनी है। नैदानिक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है कि समस्या जो है वो कहाँ आ रही है और उसका निदान कैसे करना है। तो नैदानिक मूल्यांकन से पहले आप उपचारात्मक मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। मतलब पहले आप क्या देखते हैं कि उनकी नैदानिक मूल्यांकन में आप क्या करते हो, पहले समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाता है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है। जब आपको समस्या के कारण का पता चल जाता है उसके बाद आप उसका क्या करते हो, उपचार करते हो। तो ये हो जाएगा निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। शिक्षक जो है वो यहाँ पर निर्देशात्मक साधनों का उपयोग क्यों करता है। निर्देशात्मक साधनों का यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग है इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो ये जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो एक टीचर इन इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल क्यों करता है। कक्षा को महिमा मंडित करने के लिए, तो भैया आपको कक्षा की महिमा का गुणगान नहीं करना है, ठीक है। वेदर आप चाहे क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाते हो बट आप इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप क्लास में अपनी महिमा का गुणगान करें, ठीक है। छात्रों को आकर्षित करने के लिए, तो छात्रों को आकर्षित आपको नहीं करना है। एक अच्छा वर्ड है कि हाँ आपको स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, इसलिए आप इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। बट हम बात करें अगर अप्रोप्रिएटनेस की, तो ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं दे आर द ग्रोन अप स्टूडेंट्स, और उनको आपको अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद से जानते कि यस उनको पढ़ना है और जो है वो अपना जो भी उनका एम है उसको फुलफिल करना है। तो आपको यहाँ उन्हें आकर्षित नहीं करना। ये जो आकर्षित वाला शब्द आता है ये आता है लोअर लेवल के जो किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स होते हैं, प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा अपने पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे होते हैं, तो उनको क्लास में स्टडी की तरफ इंगेज करने के लिए आकर्षक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए या फिर अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए। वही सेम थिंग आ गई अनुशासन की, तो अनुशासन सुनिश्चित करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना हायर एजुकेशन का स्टूडेंट खुद ब खुद जानता है। तो यहाँ पर आपको अनुशासन का सुनिश्चित करने के लिए टीचिंग एड्स की कोई ज़रूरत, मतलब इंस्ट्रक्शनल एड्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा वो यही रहेगा कि आपको क्या करना है, अवधारणाओं को जो है वो स्पष्ट करना है। आप जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हो उसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल करोगे, जहाँ पर कि आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हो तो आप वो दिखा सके, वो प्रोसेस कैसे हो रही है ये आप वीडियो के थ्रू दिखा सके। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल अपनी अवधारणाओं जो आप पढ़ा रहे हैं उनको स्पष्ट करने के लिए करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक का रवैया किससे संबंधित है। अब शिक्षण को प्रभावित यानी कि जो टीचिंग की जा रही है वो टीचिंग कैसे अफेक्ट होगी, शिक्षक के किस रवैये से जो है वो संबंधित होगी। मतलब इनमें से शिक्षक कौन सा ऐसा रवैया इस्तेमाल करता है जिससे कि शिक्षण प्रभावित होता है। तो प्रभावशाली डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन, कनेक्टिव डोमेन। तो अगर प्रभावशाली डोमेन है तो ये भी अच्छा है, इसलिए गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक डोमेन ये भी ठीक है, आप अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। और कनेक्टिव, ठीक है, तो कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो कनेक्ट करने से तो अब शिक्षण पर
बेहतर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है प्रभावित करने की, तो प्रभावित यहाँ हो रहा है साइकोमोटर से, कि आप क्या कर रहे हो, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी और गतिक कौशल के थ्रू जो है, जब आप दोनों चीज़ों की मिक्सिंग कर रहे हैं तब जो है वो आपका शिक्षण प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर आपके थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, 22 क्वेश्चन यहाँ आ गया है। चलिए इसको एक बार ही देख लेते हैं, नंबर पर मत जाइएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? तो देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट से जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आप मुझे बताइए कि जो आपने टीचिंग के लेवल्स पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे। तो टीचिंग के लेवल्स की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर 3 प्रकार के शिक्षण के स्तर होते हैं, ठीक है। ये आप ऑलरेडी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो जो 3 शिक्षण के स्तर हैं उनमें से पहला आता है आपका मेमोरी, यानी कि आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आता है। दूसरा आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप बोध स्तर कहते हो, ठीक है। तो पहला तो आपका आता है स्मृति स्तर, हिंदी में बता रहे हैं। दूसरा आता है आपका बोध स्तर, और तीसरा जो आता है वो आपका आता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव। तो ये 3 जो है आपने शिक्षण के स्तर पढ़े थे। इनके अगर हम प्रतिपादक जाने तो स्मृति स्तर के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो हर्बर्ट स्पेंसर है। दूसरी बोध स्तर के मॉरिसन हैं, और रिफ्लेक्टिव स्तर के जो है वो हंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आप देखिए कक्षा संचार को आमतौर पर माना जाता है, आप कक्षा संचार जो है उसको आमतौर पर क्या मानेंगे, उसको प्रभावी मानेंगे, संज्ञानात्मक मानेंगे, भावनात्मक मानेंगे या चयनात्मक मानेंगे। कक्षा संचार यानी कि आपका जो क्लास कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आप क्लास में जो कम्युनिकेशन करते हो वो कैसा होता है। तो क्लास के कम्युनिकेशन आप प्रभावी नहीं कह सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप इससे अफेक्ट ही कर रहे हो कुछ, ठीक है, या फिर कोई प्रभाव पड़ रहा हो। तो कम्युनिकेशन तो हम सब स्टार्टिंग से जब मतलब करना ही स्टार्ट कर देते, बट उससे कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ये हम नहीं कह सकते। तो कक्षा संचार को आप आमतौर पर प्रभावी तो नहीं मान सकते हो। दूसरा, ये संज्ञानात्मक भी नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने संज्ञान का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बोल रहे हो। आप कुछ भी जो आप देख रहे हो आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बोलना, कम्युनिकेशन इज़ जस्ट समथिंग बाय विच यू कैन मतलब जो आपका कम्युनिकेशन है वो चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो। तो हम इसको संज्ञानात्मक भी नहीं मानेंगे। ये आपका चयनात्मक होता है। क्या आप कम्युनिकेशन का चयन कर सकते हो? तो ऐसा नहीं है। आपको ऑन दी स्पॉट जो भी कुछ मतलब दिख रहा है आप उसी पर बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना मैंने आपसे बोला कि आपको जाना है और यही बोलना है कि आप कैसे हो, आप बहुत अच्छे हो। अब मान लीजिए किसी को चोट लगी है तो आप कैसे बोल सकते हो आप बहुत अच्छे हो। अब आप तो यही बोलेंगे ना कि आपको ये चोट कैसे लगी, या फिर आप अपना ध्यान रखिए, तो आप अलग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें आप चयन नहीं कर सकते, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखकर बोलना होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें भावनात्मक की तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जब आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, यहाँ पर आपके इमोशंस जो है वो यूज़ होते हैं। किस तरह से यूज़ होते हैं, मान लीजिए अगर कोई गिर गया तो आप बोलोगे हाँ। अब ये थोड़ा ना वहाँ पे आप बहुत हंस के बोलोगे हुर्रे ये गिर गया, नहीं ना। तो यहाँ पर आपके इमोशंस का आप यूज़ करते हो अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए। अगर आप कोई गिर गया और आप कर रहे हो हुर्रे ये गिर गया, क्योंकि आपको यहाँ पर भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा, फिर आपको वहाँ पर पीट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, भावनात्मक ये जो है कक्षा संचार जो है वो आमतौर पर भावनात्मक माना जाता है, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप अपने इमोशंस का, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अब एक शिक्षक जो है वो प्रेरित है, ये आप कैसे जानेंगे। अगर छात्र जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर छात्रों की अधिकतम उपस्थिति है,
ठीक है। या फिर कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस है, या फिर नोट्स लेने वाले छात्र। अब आप कैसे कह सकते हो कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका जो शिक्षण है वो प्रभावी है। बात अगर नोट्स लेने की आ रही है, सिर्फ स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाह रहा है, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि शिक्षण प्रभावी है, क्योंकि अगर शिक्षण प्रभावी होगा तो स्टूडेंट को नोट से मतलब नहीं है, बल्कि वो क्लास अटेंड करेगा, जो टीचर पढ़ा रहा है उससे खुद के साथ नोट बनाएगा, और या फिर उसको कंसेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि उसको लगेगा कि नोट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर नोट्स लेने की बात आ रही है तो ये स्टूडेंट्स तो क्लास में पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं, बस नोट्स लेने आएंगे और एग्जाम टाइम पर उनको रीड करेंगे, जितना ये कर सकते हैं। ठीक है, इनको सब कुछ पकाया चाहिए, इनको टाइम वेस्ट नहीं करना। जिस तरह से आप करते हैं कि आप भी वीडियोस को नहीं देखना चाहते हो, आपको भी लगता है कि जो हमें रिटन में मिल जाएगा हम उसको जल्दी से रीड करेंगे, क्योंकि वीडियोस जो होती हैं वो टाइम टेकन होती है। आप स्पीड बढ़ाकर देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि आप नॉर्मल स्पीड पर देखिए, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए एक पॉइंट, ठीक है, स्पीड बढ़ाकर देखिए, बट वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में क्या होता है, जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो वो जो PDF में है उससे हटकर कुछ बताता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो एग्जांपल्स देती हूँ या एक्स्ट्रा में जो भी कुछ बोलती हूँ, क्या अगर मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँ वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको टीचर समझाता है लेक्चर के दौरान, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो आपको टीचर देता है लेक्चर के दौरान, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो वो सब आपको वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं, वो आपको सब PDF में नहीं मिलते। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप टाइम निकालिए और वीडियो लेक्चर्स देखिए। इसीलिए प्रिपरेशन को टाइम से पहले स्टार्ट कीजिए। अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी शांत बैठे हुए हैं, नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो जब आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर उनके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ नोट्स लेने वाले छात्र जो है अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे। कक्षा में पिन ड्रॉप, अगर कक्षा में साइलेंस है तो आप कैसे कह सकते हो कि कक्षा में शिक्षण जो है प्रभावी है, क्योंकि साइलेंस, शांति से शिक्षण नहीं होगा। टीचर भी बोलेगा, स्टूडेंट्स भी बोलेगा, दोनों का इंटरेक्शन जो होता है यही एक प्रभावी शिक्षण होता है, कि बच्चे को भी समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा वो क्वेश्चन पुटअप करे, और टीचर भी जो है वो हर कोशिश करे कि जिस तरह से वो अपने संप्रत्य को, अपनी अवधारणाओं को बच्चों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सके। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। छात्रों की अधिकतम उपस्थिति हम अच्छा मान सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रभावी शिक्षण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स तो सारे आ रहे हैं, हो सकता है उसका रीज़न कुछ और हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम स्कूल की बात करें, या मतलब मान लीजिए आप कॉलेज आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, तो रीज़न आपका गेम्स का पीरियड हो, मतलब मान लीजिए उस दिन गेम्स का पीरियड है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साइंस की क्लासेस, साइंस का जो टीचर है उसका शिक्षण बहुत प्रभावी है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आज ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो उनकी उपस्थिति किस कारण है हमें नहीं पता, इसलिए हम उनकी सिर्फ उपस्थिति से जो है वो इसकी गणना नहीं कर सकते। लेकिन हम शिक्षण का जो प्रेरित शिक्षण हो रहा है इसका संकेत हम प्रश्न पूछने वाले छात्रों से मान सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इट मीन्स शिक्षण जो है वो प्रभावी है। यहाँ पर छात्र जो है फुल्ली मोटिवेटेड है क्वेश्चन पूछने के लिए, और यहाँ पर टीचर भी उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा। तो प्रश्न पूछना एक अच्छी, आप कह सकते हो अच्छे पॉइंट के अंतर्गत आता है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये प्रश्न पूछना दिखाई देता है तो आप यहाँ पर रुकिए और एक बार विचार करिए और फिर अपने आंसर को मार्क कीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं, कंप्लीट ऑप्शंस आपके आए नहीं हैं। यहाँ बोला है कि कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो देखिए, व्याख्यान तो मैं आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट में भी बता चुकी हूँ कि व्याख्यान नहीं होगा। लेक्चर मेथड आपका पैसिव रहता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं, एक्टिव रोल टीचर का रहता है। टीचर ही आकर बस जो भी कंसेप्ट है उसको रीड कर जाता है और वहाँ पर किसको समझ में आया या नहीं आया उसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। तो शिक्षण का अगर हम सबसे अच्छा तरीका माने तो यहाँ बाकी के ऑप्शंस नहीं दिए, वो आपका चर्चा हो जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हो, अगर आप डिस्कशन करते हो तो जो है वो शिक्षण बेहतर तरीके से होगा। मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा रहे हैं और आप स्टूडेंट से कहते हैं कि आप इस नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या करिए, डिस्कशन करिए। अब वो आपस में कोई बताएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रकृति से मिलती है, कोई कहेगा जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह से जब वो आपस में डिस्कशन करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की कोशिश करेंगे, और जब वो एक दूसरे को अपने डिस्कशन के थ्रू बताएंगे तो वो परमानेंट भी रहेगा और प्रभावी भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि
शिक्षण का अच्छा तरीका आपका चर्चा हो सकता है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए तो हम इन दोनों में से ही बता देंगे। डिसलेक्सिया, अब डिसलेक्सिया जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको पता ही है कि क्या है, आपका एक पठन विकार है, यानी पढ़ने में यहाँ पर जो है वो समस्या देखी जाती है। वहीं डिसलेक्सिया तो पढ़ने का विकार हो गया। लेखन विकार में आपका आ जाता है डिसग्राफिया, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जा सकता है। कैसे आप याद रखोगे ग्राफिया, तो ग्राफ क्या होता है, आप बनाते हो और बना रहे हो तो यानी कि लेखन हो रहा है, तो आप लेखन विकार में डिसग्राफिया को जो है वो यहाँ पर मान सकते हैं। चलिए, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कुछ गड़बड़ी हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है और उसको कक्षा में कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो अब उसको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहिए और फिर जारी करना चाहिए, या फिर अशांति पैदा करने वालों को दंडित करना चाहिए। देखिए, ये जो दंडित वर्ड आया है ये नेगेटिव है, इसलिए इस ऑप्शन को तो आपको तुरंत कट कर देना है, क्योंकि एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें वहाँ बोला गया है, आरटीई की अगर हम बात करें तो वहाँ बोला गया है कि आप स्टूडेंट को फिजिकली जो है वो पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो दंडित तो आपको करना ही नहीं है। परेशान करने वालों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। और लास्ट ऑप्शन है, कक्षा में क्या हो रहा है उससे परेशान नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। कक्षा में पता चले आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बस अपना लेक्चर देने में, अपना लेक्चर डिलीवर करने में लगे हुए हैं, चाहे पीछे बच्चे लड़ जाएं, एक दूसरे का सर फोड़ दें, तो उससे आपको कोई मतलब ही ना हो, तो ये तो गलत बात हो गई। इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा, ठीक है, कि कक्षा में कुछ भी चल रहा है, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमने काट दिए। अब थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहिए और फिर जारी करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप खड़े होकर देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है बच्चे यहाँ पर अशांति क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर शांत हो जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी पढ़ाऊँगा तो इनको समझ में नहीं आएगा, मुझे फिर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको शांत होने के बाद कुछ देर बाद वापस से शुरू नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स परेशान कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको आप क्या करेंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो पढ़ने के लिए आप उनको प्रेरित कैसे कर सकते हो, तो पढ़ने के लिए आप उन्हें प्रेरित कर सकते हो कि आप उनसे पूछ सकते हो कि अच्छा आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, कैन यू आंसर, तो बिल्कुल बच्चे कहेंगे यस सर यस मैम। तो आप पूछिए उनसे कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं आप, अब वो बताएंगे कि हमको ये बनना है। अब आप उन्हें बताएंगे कि अच्छा आप अगर ये बनना चाहते हो तो जिस तरह से आप लड़ रहे हो क्या आप ऐसे बन सकते हो, तो वो शांत हो जाएंगे। अब आप उन्हें बताइए कि पढ़ने के लिए, मतलब ये बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप जब उनको कुछ टास्क बताएंगे और वो देखेंगे कि अरे बहुत सारा काम करना पड़ता है कुछ बनने के लिए, और फिर आप उनको मोटिवेट करेंगे, उसकी आप कहानियाँ सुनाएंगे, उससे होने वाली आप लाइफ का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट कर सकते हो, तो वो बच्चे खुद परेशान करना बंद कर देंगे। तो बेस्ट जो थिंग रहेगी वो मोटिवेशन की रहेगी। आपको पता है मोटिवेशन वर्ड जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। प्रभावी शिक्षण का कार्य है, फिर से बात आई प्रभावी शिक्षण की, तो प्रभावी शिक्षण का कार्य क्या होगा, प्रभावी शिक्षण का कार्य होगा शिक्षक की संतुष्टि, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक छात्रों को सीखने और समझने के लिए तैयार कर रहा है, या फिर पेशेवर उत्कृष्टता के लिए शिक्षक की पसंद। तो पेशेवर उत्कृष्टता के लिए आप शिक्षक की पसंद को जो है प्रभावी शिक्षण नहीं कर सकते, शिक्षक की पसंद को मैटर यहाँ नहीं करना, हमें स्टूडेंट्स की पसंद देखनी है, तो ये आप गलत हो जाएगा। शिक्षक की संतुष्टि, शिक्षक के संतुष्ट होने से क्या होता है भैया, जो छात्र है वो संतुष्ट होना चाहिए ना। शिक्षक ने जो पढ़ाया उस पढ़ाने से शिक्षक स्वयं में संतुष्ट ना होकर बल्कि छात्रों को अगर संतुष्ट कर रहा है तो प्रभावी शिक्षण है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। शिक्षण की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, तो भैया हमें उसकी यहाँ पर ईमानदारी नहीं देखनी, चाहे वो घर के बाहर चोरी करता हो लेकिन वो क्लास में जो है वो अच्छे से पढ़ाए। तो ईमानदारी और प्रतिबद्धता का यहाँ पर प्रभावी शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है। प्रभावी शिक्षण का लेना देना है कि जो शिक्षक छात्रों को सीखने और समझने के लिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, कि बच्चे सीख भी पा रहे हैं, उसको समझ भी पा रहे हैं, तो ये जो है प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है, तो सीखने का आप सबसे उपयुक्त अर्थ किसको मानेंगे, कौशल का अधिग्रहण, अगर आप कौशल का अधिग्रहण करते हो, व्यवहार में संशोधन करते हो, व्यक्तिगत समायोजन करते हो, ज्ञान का समावेश करते हैं। अब आप यहाँ पर क्या गड़बड़ करेंगे कि सीखने की बात हो रही है तो बिल्कुल ज्ञान की बात होगी, हम ज्ञान का समावेश अगर कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ यही है। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है।
ज्ञान का आपको समावेश करना सीखने का उपयुक्त अर्थ नहीं। कौशल का अधिग्रहण, तो कौशल आप अगर स्किल्स आप में आ रही हैं तो वो सीखने से आ रही हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सीखने के थ्रू ही आप कौशल का आ रहा है। मैंने क्या बोला था, सीखना जो है वो आपकी क्षमता का विकास करता है, लेकिन आप उसको किस बेहतर तरीके से कर पाते हो वो कौशल होता है। ठीक है, कोई काम आपको आता है ये आपकी क्षमता है, लेकिन आप उसको बेहतर तरीके से करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, ये आपका कौशल है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। व्यक्तिगत समायोजन, आप खुद को समायोजित कर रहे हो, ये भी आपके सीखने लर्निंग के शिक्षण के अंतर्गत नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर व्यवहार में संशोधन है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, तो ये जो लर्निंग है, ये जो अधिगम है, ये आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, जो परमानेंट चेंजेस होते हैं वही रिफ्लेक्ट करता है कि यस अधिगम हो रहा है, लर्निंग हो रही है। शिक्षण के बाद अगर आपके व्यवहार में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और वो चेंजेस परमानेंट हैं, मतलब काफ़ी समय तक के लिए रह रहे हैं, तो आपका अधिगम जो है वो प्रभावी माना जाएगा। तो सीखने का जो सबसे उपयुक्त अर्थ होगा वो क्या होगा कि आपको अपने व्यवहार में क्या करना है, संशोधन करना है, कि तभी तो पता चलेगा कि आप सीख रहे हो। ठीक है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम से व्यवस्थित आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये शिक्षण प्रक्रियाएं दी हुई है, इसमें आपको वर्तमान ज्ञान को पिछले एक के साथ संबंधित करें, बिल्कुल ये तो आपको करना ही है, मैं बोला है, लेकिन आपको उसको क्रम में लगाना है। तो क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, निर्देशात्मक उद्देश्यों को तैयार करोगे, यानी इंस्ट्रक्शनल एड्स का आप सबसे पहले तैयारी करनी है आपको, कि आप क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसके लिए आप किन इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली आपका ये आएगा। दूसरे नंबर पर आपका आएगा कि अब आपने इंस्ट्रक्शनल एड्स तो घर से तैयार करके लाए, जब आप क्लास में जाओगे तो सबसे पहले आप बच्चों के वर्तमान ज्ञान को जानोगे, मतलब आप उनके पिछले ज्ञान के साथ वर्तमान ज्ञान को जो है वो लिंक करोगे। आप उनसे पूछोगे कि अच्छा अगर आप किसी पक्षी के बारे में चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप पूछेंगे पक्षी होते क्या हैं, आप कैसे पहचानते हो कि ये पक्षी, में बताएंगे उनके पंख होते हैं और वो उड़ते हैं, ये सब। तो आप इस तरह से उनका पहले से ज्ञान जानेंगे कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो के बारे में बच्चा क्या समझता है, फिर आप उसको अपने जो आप पढ़ा रहे हो उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है कि आपने जब बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ अभी वर्तमान ज्ञान को जोड़ा, अब आप निर्देशात्मक सामग्री की प्रस्तुति करेंगे, यानी आपने जो इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल किया हुआ है उनको आप जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो थर्ड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। इसके बाद जब आप ये करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप करेंगे मूल्यांकन कि बच्चों ने कितना सीखा, और जब मूल्यांकन के बाद आप उसको क्या करोगे, फिर से वही उसको पुनः दोहराओगे, यानी कि रीटीचिंग करोगे। तो यहाँ आपका जो सही स्कोर जा रहा था वो 415 जा रहा था, और ये आपका 415, और सेकेंड और थर्ड ये जो है ये ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIET। तो CIET का मतलब क्या है, तो CIET का मतलब है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म बतानी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एवोल्यूशन टेक्निक्स। तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन इज उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका होती है। तो उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, छात्रों को जानकारी प्रदान करने वाली होनी चाहिए, छात्रों में स्वयं को सीखने का बढ़ावा देना आना चाहिए। मतलब टीचर ऐसा हो जो स्टूडेंट से कहे कि आप खुद से सीखिए, आप खुद से सीखने की कोशिश करिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। या फिर छात्रों के बीच आपको एक कंपटीशन जो है वो स्थापित कर देना है, उसके लिए आप प्रोत्साहित करोगे, या फिर छात्रों को उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी आप मदद करेंगे। तो यहाँ पर हम इन ऑप्शंस को अगर देखें तो उच्च शिक्षा की बात हो रही है, स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल में होगा, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा, तो यहाँ पर उनकी समस्याओं को वो खुद हल करेंगे, आप उनकी मदद नहीं करेंगे। दूसरा, छात्रों को आप जानकारी प्रदान यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर आप छात्रों के बीच कंपटीशन भी नहीं कोई भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, छात्रों को कहेंगे कि आप खुद से सीखें, क्योंकि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जितना टीचर ने पढ़ाया उससे जो है वो पास नहीं हो सकते। आपको खुद अपने नोट्स बनाने होते हैं, आपको खुद से स्टडी करना होता है, तो आपको उनको सेल्फ स्टडी के लिए जो है वो मोटिवेट करना है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।
सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स हैव अ नाइस डे। एंड वन मोर थिंग, वो कैंडिडेट्स जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी वो वरिड ना हो, क्योंकि जो सेम क्वेश्चंस हमने हिंदी में किया एज इट इज सेम क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में भी करने वाले हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम रहेगा क्योंकि हिंदी में दिया हुआ है, अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहें वहाँ से चेक कर सकते हैं, बट आपको सेम क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। सो जस्ट वेट फॉर इट।